दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस फॉर कंट्री में आपका स्वागत है। आज़ादी के 76 साल पूरे होने के बाद हम इस देश में अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे हालात इतने दशकों के बाद क्यों सामने आ गए, इस बारे में हमें कुछ बात करनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में जिस पर दुनिया भर में हमें गर्व महसूस होता था और हम दुनिया के महानतम लोकतंत्र में खुद को शुमार करते थे और लगातार अपने लोकतांत्रिक अधिकारों, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को समृद्ध कर रहे थे, लेकिन 90 का दशक हमारे लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा बदनुमा धब्बे के तौर पर सामने आया जब हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जो देश के हालात पैदा हुए, उसके बाद से एक ऐसी राजनीतिक ताकत का आविर्भाव हुआ, या वो राजनीतिक ताकत जिसे हम संघ और भाजपा के रूप में जानते हैं, लंबे समय से जिन्होंने देश के समाज को विभाजित करने की जद्दोजहद की और इस जद्दोजहद का परिणाम 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सामने आया। उसके बाद से एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में भाजपा के उभरने के बाद हमारे देश के लोकतंत्र पर एक फासिज्म का खतरा लगातार बढ़ता गया और इस खतरे में हमारे देश की जो जनता है, पहले ही हमारा देश एक आस्था प्रधान देश रहा है, धार्मिक भावनाएं हमारी जनता में गहरी हैं। इन धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर आरएसएस और भाजपा ने किस तरीके से समाज में विभेदीकरण और समाज में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक विभाजन की कोशिशें की। यह सांप्रदायिक विभाजन सिर्फ हिंदू मुसलमान तक नहीं रुका। जब किसी भी समाज में जब ऐसी पिछड़ी चेतना पर समाज बढ़ता है तो धर्म के बाद जाति आ जाएगी, जाति के बाद क्षेत्र आ जाएगा। इस तरीके की विभाजन की कोई पराकाष्ठा नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। जब आप अपने समाज में धर्म के आधार पर विभेद शुरू करते हैं तो उसी समाज में आप जाति के आधार पर करते हैं, उसी समाज में आप क्षेत्र के आधार पर विभेद करते हैं और अपने ही देश के नागरिकों में एक हिंसा का माहौल बनाते हैं। यह जो हमारा देश भीड़तंत्र के रूप में बदलता जा रहा है और हमारे देश की जो सत्ता है वह भीड़ के आगे नतमस्तक नजर आती है, उसके पीछे के जो कारण हैं वो यही हैं कि धर्म के नाम पर एक बाबाओं की पूरी फौज तैयार हो गई है जिनका मुख्य काम धार्मिक नहीं है। यूं कहें कि वो धर्म की आड़ में एक बड़ा व्यापार फल फूल रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियों से घूमने वाले ऐसे बाबाओं की लंबी फेहरिस्त है और उसके पीछे भाजपा का लंबा हाथ है और संघ का हाथ है। इन बाबाओं ने भाजपा के लिए जनादेश तैयार करने के लिए पूरी कोशिश की और धर्म के आधार पर लोगों को प्रेरित किया, लोगों की भावनाओं को उभारा और कोशिश की कि किस तरीके से भाजपा हमारे हिंदू धर्म के लिए लड़ रही है। इस देश की राजनीति में धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करने की यह जो कोशिश भाजपा ने की, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, गोधरा कांड के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का आभा मंडल तैयार किया गया, एक हत्यारे के रूप में जिसकी शिनाख्त होनी चाहिए थी, जिसे दुनिया ने एक हत्यारे के रूप में जाना पहचाना था, हमारे देश ने उसको महिमा मंडित करके हिंदू हृदय सम्राट घोषित किया और उसे देश की गद्दी पर बैठाया। हमारे देश का पूंजीपति जो नहीं चाहता था कि इस देश की जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई का पैसा जनता के ऊपर खर्च किया जाए, समाज जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाए, समाज के विकास में खर्च किया जाए, उसे अपनी पड़ी थी। उसने पिछले राजग सरकार के साथ एक एकताबद्ध नेक्सस तैयार किया उसने और नरेंद्र मोदी को एक नायकत्व के रूप में स्थापित किया। नरेंद्र मोदी का ये जो नायकत्व स्थापित हुआ, उसके बाद से जब हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में आप हमारे देश के विकास की गणना कीजिए, कौन सा ऐसा मोर्चा है, कौन सा ऐसा फ्रंट है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमने विकास किया है। हमारी देश की सरकार ने जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से चल रही थी, वह वो तीसरे कार्यकाल में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश ने इस पूरे 10 सालों में अपने पतन की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर जिस तरीके से हमले हुए हैं,
देश और समाज में के लिए बोलने वाले, देश और समाज के लिए अच्छी सोच रखने वाले, समाज को विकास के तरफ अग्रसर करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, जो रंगकर्मी हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे थे। ये हमले कौन कर रहा था? ये हमले कर रहे थे यह जो भाजपा और संघ ने इतने सालों की जद्दोजहद से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर यह जो एक अपनी सेना तैयार की, जिसे हम लंपटों की सेना कह सकते हैं, सर पे केसरिया साफा बांधे हुए, गले में पट्टा लटकाए हुए ये लोग जय श्री राम का उद्घोष ऐसे कर रहे थे जैसे हाथों में तलवार लहराते हुए, त्रिशूल लहराते हुए समाज में एक आतंक का माहौल बर्पा करने की पूरी कोशिश होती गई। यह जो भाजपा और संघ ने हमारे लोकतंत्र को एक भीड़ तंत्र में तब्दील करने और भीड़ के न्याय पर पूरा भरोसा जताते हुए उस पर पूरी सरकार और सत्ता की चुप्पी और लोगों के इस तरीके से सड़कों पर आतंक का आलम हमने देखा है। यह जो डर का माहौल हमारे देश में बना, जिसके खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार आह्वान करते हैं और कहते रहे, उन्होंने पूरे देश के पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हजारों किलोमीटर की यात्रा में यह संदेश देने की कोशिश की कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो हिंसक ताकतें हैं जो समाज में विभाजन करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाहती हैं, उनके नापाक मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे बाबाओं का ये जो अभी मैं एक उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि अभी आपने देखा कि हाथरस में भगदड़ मची। एक नया बाबा, हमने तो नाम नहीं सुना था, नया बाबा अवतरित हुआ। इस भगदड़ के बाद हमने जाना कि एक ये भी बाबा था। उस बाबा ने लाखों लोगों को इकट्ठा किया। प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। बावजूद इसके जब वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई तो उन लाखों लोगों को इकट्ठा होने के बाद मची भगदड़ में हमारे 121 महिलाएं और बच्चे मारे गए। इस घटना के बाद क्या कुछ हो रहा है? इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का जो एक बाबा मुख्यमंत्री है, वह खुलेआम उसका शासन और प्रशासन उस बाबा को संरक्षण प्रदान करता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उस बाबा के लाखों अनुयायी हैं। हमारी देश की राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश का प्रशासनिक तंत्र और कानून व्यवस्था क्या ऐसे भीड़ तंत्र के आगे यूं ही नतमस्तक होती रहेगी? और ऐसे लोग इसका फायदा उठाकर अपने अपराधों को उनके अपराधों को बल मिलता रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि हाथरस की घटना एक सिर्फ उदाहरण मात्र है। आपने देखा होगा आसाराम का। आसाराम एक अपराधी जिसके बारे में उसके अपराध का लंबा इतिहास है, उसके बेटे का अपराध का लंबा इतिहास है, लेकिन अंत तक गुजरात की सरकार ने और इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आसाराम को बचाने की अंतिम हद तक कोशिश की। उसके संरक्षण, उसको इतना संरक्षण दिया कि गवाहों की, जो लोग उसके खिलाफ गवाही देने वाले थे, गवाहों की हत्याएं की गईं। बावजूद इसके वो बाबा नहीं बच पाया और आज मजबूरी में वो जेल में है। अन्यथा इस सत्ता का वश चलता तो वो कभी जेल में नहीं होता। आप राम रहीम की परिघटना देख रहे हैं, हर 2 महीने बाद उसको 1 महीने का पेरोल दिया जाता है। यह सत्ता क्यों ऐसा कर रही है? सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है कि इन बाबाओं के पीछे एक जनमानस है, लोगों की आस्था है और उस आस्था से, उनके सहयोग से हमें सत्ता और वोट चाहिए। तो वोट की रोटियां राजनीति इतनी पतित और इतने निम्न स्तर तक गिर सकती है। भाजपा ने इसका नमूना पेश किया है। हमने तो राजनीति को जाना था कि राजनीति अर्थव्यवस्था की संकेंद्रित अभिव्यक्ति होती है। हमारे देश के टैक्स पेयर का जो लाखों करोड़ रुपए सरकार के पास जाता है, उस पैसे से हमारी सरकारें हमारे देश की जनता के हित में कल्याणकारी कार्यवाहियों में कानून बनाती हैं
हमारे देश के कानून व्यवस्था के संसाधनों में इस्तेमाल करती हैं, ज्ञान विज्ञान की प्रगति में इस्तेमाल करती हैं और देश को एक उन्नत अवस्था में ले जाने के लिए योगदान करती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे टैक्स पेयर का लाखों करोड़ रुपए जो इस सरकार के पास जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया इन 10 सालों में? नरेंद्र मोदी ने हमारे टैक्स पेयर के इस पैसे को अपने चंद पूंजीपति यारों को सुपुर्द कर दिया और हमारे देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर लाके पतित कर दिया। मतलब ये कि तुम अपने हक अधिकार रोजी रोजगार की बात मत करो, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो 5 किलो अनाज ले लो, उससे संतुष्ट हो जाओ। हमारे नौजवानों को साफा बांध के केसरिया और कटार और तलवार लहराने का प्रशिक्षण दिया कि तुम अपने रोजगार की बात मत करो, अपने भविष्य के बारे में मत सोचो, भंडारा खाओ और ये केसरिया बाना ओढ़ के और कट्टे लहरा। उनको भी मजा आ रहा था। मजा इसलिए आ रहा था कि जो भाजपा ने हमारे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील करने की जो कोशिश की है, उसमें हमारा जो कानून व्यवस्था है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, हजारों बार मेरे आंखों के सामने ऐसे दृश्य आए होंगे कि ऐसे लड़के, टीनेजर्स लड़के, 20 साल 18 साल 19 साल के लड़के एक मोटरसाइकिल पे 3-3 4-4 बैठे हुए और हाथों में कट्टे और वो लहराते हुए घूम रहे हैं और हमारा जो पुलिस प्रशासन वो हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पुलिस प्रशासन को पता है कि इनके पीछे राजनीतिक संरक्षण है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आपने बीएचयू में देखा होगा कि हमारी एक छात्रा के साथ किस तरीके से इनके शोहदों ने, जो इनके पदाधिकारी थे, भाजपा के वो पदाधिकारी थे, उन्होंने किस तरीके से खुलेआम उस लड़की के साथ बलात्कार किया, यौन हिंसा की और शान से घूमते रहे, महीनों भाजपा का प्रचार करते रहे और प्रशासन पूरी तरह से वीडियो फुटेज होने के बावजूद भी, सब कुछ जानते हुए भी उस पर हाथ नहीं डाल रहा था। हमने ऐसा लोकतंत्र बना दिया है। भाजपा का बस चले तो इस देश को कबीलाई समाज में, देखिए तालिबानी समाज क्या है? तालिबानी समाज जिसको हम कहते हैं वह एक भीड़ तंत्र है। वहां लोकतंत्र और भीड़ तंत्र के बीच में जो बारीक फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। अगर हम इस चीज को समझते हो कि लोकतंत्र को ही भीड़ तंत्र कहा जाता है, ऐसा नहीं है। भीड़ तंत्र का कोई कानून नहीं होता, भीड़ तंत्र में कोई संविधान नहीं होता, भीड़ तंत्र में जनता कभी अपने नेतृत्व को चुनती नहीं है, भीड़ तंत्र में मताधिकार के अधिकार नहीं होते, भीड़ तंत्र में सरकारें नहीं बना करती हैं। यह लोकतंत्र में होता है। लेकिन भीड़ तंत्र में जहां जितने लोग जुट गए उनका शासन, सड़क पे आप बलशाली हो, आपका शासन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज क्या हम बलशाली लोगों को, प्रभुत्वशाली लोगों को इतना खुलेआम मौका दे देंगे जो सड़कों पे नंगा नाच करेंगे? जो आम आदमी है, इस देश का आम आदमी जिसे हम कहते हैं, उसकी बेचारगी के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। वह जब सड़कों पे उतरता है तो डरा सहमा रहता है, इसलिए कि एक गुंडा, एक अदद मवाली, एक चंद गिरोह वह भयाक्रांत लोगों को किए हुए है और वो अपने घर के अंदर दुबक के खिड़की दरवाजे बंद करके जीने में भरोसा रख रहा है और उसको कोई बहुत उम्मीद नहीं दिखती। ऐसा लोकतंत्र हमने बना दिया इन 10 सालों में। हमारा भविष्य कहां लेके जाएगा हमको? आप देखिए कि चिन्मयानंद एक बलात्कारी, भाजपा का नेता। आप देख रहे हैं कि इसी तरह अपराधियों में भी आपको देखने को मिलेगा। अपराधियों में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको इस तरीके से संरक्षण मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में जो भी तबके हैं वह जब अपने सकारात्मक तरीके से अपने समाज में नायकों को नहीं देखते तो नकारात्मक तरीके से उभरते नायकों के पीछे ही गोलबंद होने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई अपराधी उभर रहा है तो उसके पीछे आपने
नाम सुना होगा, हरिशंकर तिवारी का ना। तो हरिशंकर तिवारी एक अपराधी है, शुद्ध अपराधी है। बाद में कोई अपराधी तथाकथित राजनीति का लावा ओढ़ ले, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि अपराध की रही है, वह अपराध से अपना नाम कमाया है। तो एक उसकी जाति का समाज उस इलाके में या उसकी पेरिफेरी में उसके साथ जुड़ने लगता है और उसको अपना सम्राट और हृदय सम्राट मस्तक पे उसको अपने बिठाने लगता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस समाज की जो असुरक्षा है, उस समाज की जो इन्फीरियरिटी है, या उस समाज का जो वास्तविक नेतृत्व का अभाव है, तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द वो समाज जुड़ना शुरू हो जाता है। मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के पीछे अगर उस क्षेत्र विशेष का मुसलमान जुड़ता है और उसको अपने नायक के रूप में देखता है, तो ठीक यही परिघटना वहां भी घटित होती है। जब धनंजय सिंह, अभय सिंह और ब्रजेश सिंह जैसे अपराधियों के साथ हमारे देश का राजपूत अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, तो वह यही परिघटना है। वह अपना नेतृत्व, वास्तविक नेतृत्व नहीं पाता, और उसका या तो उसके बीच में जो वास्तविक नेतृत्व है उसके अंदर इतना दम नहीं है जो इनके बरक्स उसके सभी जिस तरीके से वो सोचता है उसके नायकत्व के उन सभी गुणों का वहन करता हो। ऐसे करके हमारे समाज एक ऐसे तंत्र में तब्दील हो रहा है जिसके खिलाफ संघर्ष अगर हमने नहीं किया, फासिज्म का जो खतरा है, फासिज्म क्या है? फासिज्म एक ऐसा तंत्र है जहां बहुसंख्य, चाहे जहां भी जिसकी संख्या हो, वह अपने बूते पर इस तरीके से आतंक कायम करेगा, अपने से अल्पसंख्यकों पे करेगा। तो यह सिर्फ धर्म के लिए नहीं होगा, जहां जाति आधार है वहां भी तो यही होगा। अगर हम बहुसंख्यक हैं किसी विशेष जाति के, तो हम कमजोर जातियों पर दमन ढाएंगे। हम जिस गांव में रहते हैं वहां अगर हम बहुसंख्यक हैं तो हमारे गांव का जो कमजोर जाति है उसके ऊपर दमन ढाएंगे। यह सिलसिला अंतहीन सिलसिला है। इसलिए दोस्तों, हमारा देश एक बहुत ही निहायत ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, और तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी की सरकार को मिला है। और हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के संविधान ने मीडिया को चौथा स्तंभ कहा था, और हमने वो मीडिया को वो सम्मान दिया। लेकिन आज मीडिया का पतन हम देखते हैं कहाँ पहुंच चुका है। मीडिया को मुझे देख के शर्म आती है। मैं तो सालों से टीवी देखना मैंने बंद कर दिया, लेकिन मीडिया इस तरीके से दिख रहा है जैसे वह कोई स्वतंत्र निकाय न होकर संघ और भाजपा का मुखपत्र हो, भाजपा का प्रवक्ता हो। वह प्रवक्ताओं से भी बढ़ चढ़ के इस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ निहायत ही आपत्तिजनक शब्दों में भाषा का इस्तेमाल करता है, शब्दों का इस्तेमाल करता है। ऐसा लोकतंत्र इसलिए बना कि हमारे देश में जो विकास का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में आरएसएस और संघ जैसी ताकत ने आके उसके पूरे रास्ते को यूं मोड़ दिया, और हमने एक दशक पूरा कर लिया इस जय श्री राम के उद्घोष के इर्द गिर्द। हमने देखा कि इन 10 सालों में हमारे देश में लिंचिंग की घटनाओं में 90% की बढ़ोतरी हुई। क्यों हुई? ये लिंचिंग किसकी की जा रही है? जहां मुसलमान मिल रहा है उस मुसलमान की लिंचिंग की जा रही है गौ हत्या के नाम पर। तुम व्यापारी हो, अगर व्यापार करते हो, आप जानते हैं पुष्कर जैसा मेला जो पशुओं का दुनिया में ख्यातिलब्ध मेला था, आज पुष्कर मेले में लाए जाने वाले जो बिकने के लिए पशु आते थे उसकी संख्या आधा से भी कम रह गई है। सोनपुर का मेला, जितने भी ऐसे मेले लगते थे, डर का ये आलम है। और मुसलमान तो इतने आक्रांत हैं कि मुसलमानों ने सरकार से लगातार मांग की है, महाराष्ट्र से लेके और छत्तीसगढ़ तक में। वो लगातार ये कह रहे हैं कि साहब, यह जो
गाय है, गाय पर के लिए कानून लाइए और इसके पूरी तरह से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाइए। लेकिन यह भाजपा नहीं करना चाहती। भाजपा, क्योंकि जितने भी बीफ के बड़े कारोबारी हैं, नाम रखे हैं अल कबीर, और काम करते हैं बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। जब भाजपा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वोट मांगती है तो गाय को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाती है तो वहां कहती है कि हम आपको बीफ की कमी नहीं होने देंगे। तो हम कैसे हिंदुत्व के इस छल में और इस आडंबर में अपने आप को रखे हुए हैं। हिंदू धर्म कभी भी इस तरीके की चीजों का संरक्षण नहीं देता रहा है। ऐसा थोड़ी है कि तुमने जब से लिंचिंग शुरू कर दी तब से आवारा पशु घूमने लगे, ऐसा नहीं था। उससे पहले आवारा पशु नहीं घूमते थे, लेकिन ऐसे बीफ और गौ हत्याएं भी नहीं होती थी। आप उठा के देख लीजिए, आंकड़े आपको बताएंगे। इस देश में न हिंदू आहत होता था और न हिंदू अपने सम्मान की छटपटाहट थी, उसके अंदर कोई डर भय नहीं था। हिंदू को असुरक्षा का कोई बोध नहीं था। लेकिन तुम इस देश के इतने बड़ी आबादी उसको आके कहने लगते हो कि साहब हिंदू खतरे में है। और यह जो लिंचिंग है, जहां मुसलमानों का मौका मिलता है वहां मुसलमानों की हो रही है, जहां दलित मिल रहे हैं वहां दलितों की लिंचिंग हो रही है, जहां आदिवासी मिल रहा है वहां आदिवासी मिल रही है। आपने देखा पन्ना और सागर में मध्य प्रदेश में कैसी विभत्स घटनाएं। हमारे आदिवासी समाज के नौजवान को पकड़ के पेशाब पिलाया जा रहा है। हमारी आत्मा आहत नहीं होती। हमारी आत्मा इसलिए नहीं आहत होती कि भाजपा ने जैसा सांप्रदायिक जहर हमारे मनस में घोला है, हमारे दिमाग को एकदम जहरीला बना के रख दिया है। और उस जहरीले दिमाग से हम क्या सोच सकते हैं? हम न्याय की बात सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि बेचारे गरीब के साथ अन्याय हुआ? हम तो खुश होते हैं। हम तो किसी मुसलमान की लिंचिंग हो जाती है, गलत या सही, यह बात का सवाल है, हम सबसे पहले खुश हो जाते हैं। हम किसी भी घटना में, आप देखें कि ऐसा नहीं है हमारे समाज में ऑनर किलिंग होती थी। अगर प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को, हमारा जो परंपरागत समाज है जिसमें इस तरीके की चीज़ों को मान्यता नहीं दी जाती, तो ऑनर किलिंग्स की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तमाम इलाकों में इस तरीके की बहुत घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन आप इस पे खुश हो रहे हो कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी कर लिया, तो आप उसको सोशल मीडिया में फैला रहे हो। और मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर लिया तो आप उसको पतन बता रहे हो और बहुत हाय तौबा मचा रहे हो। अरे भाई, प्यार पे तो जमाने से पहरा रहा है और आज भी है। वहां जाति संप्रदाय कुछ भी नहीं। आज आप दूसरी जाति में कर लो, आपके कोई भी जाति के बाद गोत्र आ जाएगा। इस तरीके के विभाजन की कोई सीमा नहीं है। इसलिए समाज को स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ने दो, समाज को न्याय पर, कानून पर चलने दो। इन बाबाओं के चक्कर में, जो बाबा धर्म के नाम पर सबसे बड़ा धर्म फैला रहे हैं, ये करोड़ों करोड़ की जो गाड़ियां उनके और तंत्र चल रहा है उनके आश्रमों में, वह अपना प्रचार प्रसार ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई सिनेमा वाला अपना प्रचार नहीं करता होगा। ऐसा क्यों है? किसी संत को आप बताओ, किसी भी संत को जो भगवान में आस्था रखता हो, जो ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या में भरोसा रखता हो, उसको इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है? वो 24 घंटा इस चीज़ में क्यों परेशान है कि कैसे अधिक से अधिक उसके पास चंदा आ जाए, कैसे अधिक से अधिक लग्जरी सुविधाएं उसके पास आ जाएं, कैसे उसके अनुयायियों, उसके लिए पूरी वो लॉबिंग कर रहा है, पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है। धंधा है, उनकी दुकान है। जो वास्तविक संत हैं वो हाशिए पे पड़े हुए हैं। मजेदार बात यह है कि जिन संतों के पास ज्ञान है, जो हिंदू धर्म का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके पास न धन्ना सेठ चंदा देने जा रहा है, क्योंकि ये चोरी का माल है। टैक्स चोरी का बड़ा पैसा इन बाबाओं के पास खप रहा है और उसके एवज में
बाबाओं से वो रसीदें लगाई जा रही हैं और सरकारों को बताया जा रहा है कि हमने इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़ रुपए इन आश्रमों को दान दिया। ये आश्रम फल फूल रहे हैं तो इसलिए फल फूल रहे हैं, वो जनता के टैक्स की चोरी की पूरी कहानी है। इसलिए दोस्तों, भीड़ तंत्र के आगे जब भी हमारा लोकतंत्र ऐसे ही संरक्षण उसको देता रहेगा और हमारे लोकतंत्र की जो राजनीतिक सत्ता है वह उसके आगे इस तरीके से शरणागत होती रहेगी, तो कभी भी हम एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते। दुनिया में हम कभी भी अपने आप को सीना ठोक के, जिसको कहते हैं, गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जब ये नारा दिया डरो मत, तो आप सोच रहे होंगे कि डरो मत, या क्या डरने की बात है। डरो मत का ये मतलब है कि हमारे देश में जिस तरीके से डर का माहौल बनाया गया, दाभोलकर को जानते हैं आप, जो आदमी इस देश में टोने टोटके के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाता हो, उसकी हत्या कर दी जाती है। आप सच बोलोगे, आपकी हत्या कर दी जाएगी। आप समाज में ज्ञान विज्ञान का प्रचार करोगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। समाज को कूपमंडूकता में ले जाने या विपथगामी समाज को मध्ययुगीन, या आप कह लीजिए कि हमें आदिम समाज में ले जाना चाहते हैं। इनको प्रगति ज्ञान विज्ञान से इनकी सख्त नाराजगी है। यह ज्ञान विज्ञान में विश्वास नहीं रखते। यह हमारे देश की जनता को इसी तरह की चीज़ों में उलझाकर अपनी सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। जनता को उनके जो अधिकार हैं, जनता को दिए जाने वाले जो नागरिक अधिकार हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब, रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, महंगाई है जिससे जनता जूझ रही है, इन सवालों पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। वह इस बारे में नहीं सोचेगी। वह इन्हीं रामनामी के चक्कर में मंदिर मस्जिद के में उलझ के रह जाएगी। यह पूरी राजनीति का खेल है और इसमें जो चंद पूंजीपति इस खेल के महारथी हैं, जो इस सत्ता को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसके कठपुतली हैं। नरेंद्र मोदी नेता नहीं है, नेता इनके अडानी अंबानी हैं। इसलिए है कि उन्होंने ही इनको नेता बनाया है, उन्होंने ही इनको नायकत्व प्रदान किया है। उन्हीं के पैसे से ये 5-5 सूट दिन भर में बदलते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं का लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं। तो जब अगर उनका लाखों करोड़ रुपए, उन्हीं के सब टीवी चैनल हैं, इसीलिए सभी टीवी चैनल मोदी का राग अलाप रहे हैं। बाद के दिनों में उसको गोदी मीडिया के रूप में अब हम जानते हैं। तो यह जो गोदी मीडिया है, यह और क्या करेगा? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जन पक्षधरता की बात करेगा? वह सरकार के ऐसे कामों को प्रचारित करेगा जिसका जनता से कोई लेना लादना नहीं है। लेकिन जनता से जिन सवालों का लेना लादना है, आप बताओ, महंगाई आज चरम पर है। क्या आपने किसी मीडिया चैनल में महंगाई के बारे में बात होते हुए देखा? आपने बेरोजगारी का आलम यह है, कल गुजरात में तमाशा हो गया। एक छोटे से विज्ञापन के लिए कितने बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे, वो भी अनुभवी लोगों की मांग थी और उसके लिए वेतन था 15,000 रुपये। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो पीएचडी होल्डर से लेके और बीई बीटेक वाले आके वहाँ अप्लाई करते हैं। आलम यह है, एमबीए के लोग 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी के मोहताज हैं। इस बारे में बात नहीं होगी। उन नौजवानों को जो अपनी डिग्रियां, अपनी फाइलें लेके दर दर भटक रहे हैं और अंधे, अपने जीवन के अंधे भविष्य में कोई राह नहीं पा रहे हैं, उन नौजवानों को अपने रोजगार पे न सोचने का मौका मिले। अगर अपने रोजगार पे सोचेंगे, रोजगार की आवाज़ उठाएंगे, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर इस देश की जनता अपनी महंगाई और अपने जीवन में मिलने वाले जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अधिकार हैं, उन अधिकारों की आवाज़ और हुंकार भरेगी, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। यह इसलिए चाहते हैं कि श्रमिक हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, समाज के जितने भी तबके हैं, सब इसी तरीके से भगवान, आस्था, मंदिर, कुछ चाक चौबंद, तुम सड़कें कुछ दिखा के और विकास का ढिढोरा पीट रहे हो। और जिन सड़कों
के नाम पे तुमने तो कुछ किया नहीं। इस 10 साल में सिर्फ और सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दिखता है वह इस सरकार ने सड़कों पे खर्च किया और कुछ लिपापोती के नाम पे खर्च किया। इस बिल्डिंग को थोड़ा चमकीला बना दो, ये विकास है? किसी भी देश का विकास पर कैपिटा इनकम से तय होता है। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आप 2014 से पहले की सरकारों से इस सरकारों का आप गूगल जानते हो, करो, सीखो और देखो कि क्या अंतर है। हमारे देश में बेरोजगारी दर कितनी है 14 से पहले और अभी का तुलना निकालो। हमारे देश में लोगों की खुशहाली का रेशियो क्या है? हमारे देश में लोग किस तरीके से अपने रोजगार से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? इन सब में हम देखेंगे कि हम निहायत ही पतन की अवस्था में चले गए हैं और मोदी सरकार इन सब पे बात नहीं करना चाहती। जब इस पे बात नहीं करेंगे तो कौन सी बात करेंगे? तो बात सिर्फ यही हो सकती है, साहब या तो रोना, अरे साहब हमें गालियां दे दिया, हमें ये कह दिया, हमें बिसुरना, रोना धोना शुरू करता है ये आदमी, और या फिर कहता है कि मैं 56 इंच की छाती, मैं मोदी, मैं सीना ठोकता। तुम क्या हो? तुम दुनिया में कौन सा, आप देखो हमारी वैश्विक नीति, दुनिया के स्तर पर हमारी जो वैश्विक नीति है, पहले ही कार्यकाल में हमने देखा कि यह आदमी विमान से ही घूमता रह गया और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, वह खाली एयरपोर्ट पे इसको रिसीव करने के लिए मौजूद होती थी। तुम्हारे उस पहले 5 साल में तुम विदेशों भर में घूमते रहे, क्या मिला इस देश को? ठेंगा मिला? कुछ नहीं मिला। इस देश की सरकार को कुछ नहीं मिला क्योंकि विदेशी निवेश के मामले में आप फिसड्डी साबित हुए। अगला जो कार्यकाल आया वहां भी वही हाल रहा। दुनिया में जो विदेश नीति है हमारी, उस विदेश नीति में हमारे संबंध कैसे हैं? चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हो, छोटे छोटे देश जो हैं वह भी हमें अब आंखें तरेर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा हमारा नेतृत्व स्वीकार किया है, भारत को अपना संरक्षक हमेशा माना है, आज वो भी आंखें तरेरने को मजबूर हैं। और जो देश हमारे देश के साथ नकारात्मक रुख रखते हैं उन देशों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। आपने 370 को सांप्रदायिक आधार पर कोशिश किया कि 370 का मुद्दा बना के 370 हटा, क्या किया तुमने 370 हटा के? आज कश्मीर में रोज ही तो वहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तुमने नोटबंदी कर दिया, उसमें भी कहा था कि आतंकवादियों को मिलने वाला जो काला धन है उस पर लगाम लग जाएगी। आप रेशियो निकालो, नोटबंदी के बाद काला धन और कितने बड़े पैमाने पर बढ़ा है। तुमने जो जो कह के इस जनता को त्रासद अवस्था में और रसातल में पहुंचाया है, उस पर तुम जवाबदेही देने के बजाय फिर तीसरी बात करने लगते हो। जब उस सवाल, तुम हमेशा एजेंडे बदलते हो और जनता का ध्यान कभी भी अपने मूल सवालों पे नहीं लाने देते। तो दोस्तों, भाजपा या आरएसएस इस देश को एक भीड़ तंत्र में तब्दील कर देने पर आमादा है। आज उनकी तीसरी सरकार बनी है, तीसरी बार। वह गठबंधन की सरकार है, वह एक बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है, लेकिन हमें ऐसे आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। इनका हमला और तेजी से बढ़ेगा। यह लगातार कोशिश करेंगे कि पुरानी अवस्था में फिर से सांप्रदायिक उन्माद उभार कर इस देश में अपना राज कायम करें। इस देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहेंगे, इस देश के संविधान की हत्या करना चाहेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो अभियान छेड़ा है इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, इस देश की जनता से उन्होंने जो आह्वान किया है, डरो मत, इस अभियान का हिस्सा बनिए। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों, अपने जीवन से जुड़े हुए मूलभूत सवालों के साथ एकताबद्ध होकर भाजपा और उसके इर्द गिर्द जुटने वाली ऐसी ताकों, ऐसे बाबाओं, ऐसे अपराधियों जिनको ये पूरी तरह से संरक्षण देते हैं जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, धर्म के नाम पर, ऐसे लोगों के किसी भी बहकावे में आने के बजाय अपनी मुट्ठियां बांधिए, मुट्ठियां भींचिए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाइए, लोकतंत्र जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद का नारा लगाइए और हमारे देश को एक सही नेतृत्व प्रदान करिए, वह नेतृत्व जो इस देश के भविष्य को आगे ले जा सकेगा। राहुल गांधी जी हमारे देश की जनता के पीड़ा के साथ एकाकार हैं। वह जन जन में उसके नागरिक अधिकारों, उसके राजनीतिक अधिकारों के अग्रणी प्रहरी बनकर खड़े हैं
हम उनके साथ गोलबंद होंगे। आप सबसे भी अनुरोध है कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, कांग्रेस के साथ जुड़िए। भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में भाजपा द्वारा, संघ द्वारा फैलाई जा रही इस भीड़ तंत्र की कहानी का पटाक्षेप करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध, गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि हमारे कांग्रेस फॉर कंट्री चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।